चलिए, तो गुड मॉर्निंग सबको। जितने भी लोग क्लास में जुड़ गए हैं सबको एक बार गुड मॉर्निंग, और धीरे धीरे जो जुड़ेंगे उनको एडवांस में गुड मॉर्निंग। हम लोग MPPSC मेंस के पेपर 3 का यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, और यूनिट 3 का टॉपिक था सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि। कल की क्लास में जो पहली क्लास थी, उस क्लास में हम लोगों ने बेस बनाने का प्रयास किया था कि जो सूक्ष्म जीव और जैविक कृषि है उसमें क्या पढ़ना चाहिए हमको। केवल जैविक कृषि के लिए हम सूक्ष्म जीव पढ़ लें तो कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हो सकता है। एग्जाम में पता चले कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों के योगदान को समझाइए, क्वेश्चन पूछ लिया, तो फिर आप सिलेबस समझे नहीं, फिर टीचर को आप बोलोगे और टीचर भी अगर नहीं समझाया है तो फिर तकलीफ होगी। तो इसलिए अभी इस सिलेबस से एक भी मेंस नहीं हुआ है कि थोड़ा और आइडिया लग पाए। 2-4 मेंस हो जाते हैं तो समझ में आता है कि कहाँ से क्या चीज़ें पूछना चाह रहा है, क्या उसका दृष्टिकोण है। लेकिन सूक्ष्म जीव और लगा दिया है, सूक्ष्म जीव और जैविक कृषि कल सिलेबस समझा दिया था मैं, तो सूक्ष्म जीव और जैविक कृषि बोल दिया है। मतलब सूक्ष्म जीव के बारे में भी हमको थोड़ा सामान्य अध्ययन के हिसाब से ठीक ठाक अध्ययन कर लेना है। तो कल की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसको मिटाता हूं और फिर शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल के तैयार रहिए। साथ साथ जैसे भी क्लास पर ऑफलाइन में चलता है वैसे ही आप सारा चीज़ें करेंगे, और बीच में कोई भी समस्या पढ़ाते समय होती है तो आप हैंड रेज करेंगे, उसमें साउंड क्रिएट होता है तो मुझे समझ में आ जाएगा कि दिक्कत कहीं है आपको। क्योंकि लैपटॉप मेरे आई साइट से नीचे है, कैमरा मेरे आई साइट पर है, इस चक्कर में कैमरे पे नहीं देख पाता हूँ मैं। लैपटॉप नीचे है तो नीचे ही नज़र लगभग रहती है कि क्या कमेंट आ रहा है, क्या कोई समस्या तो नहीं जा रही है। तो जब भी कोई दिक्कत हो, आप लोगों का रूल रहेगा, ये रूल दिमाग में रखें कि हैंड रेज करें, कुछ पूछना है या कुछ कमेंट कर रहे हैं जो आवश्यक है मेरे देखने के लिए, और अनावश्यक कमेंट मतलब बिना मतलब वाला कमेंट करें भी ना। चलिए, तो टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। नहीं, कुछ मन में हो तो कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बात कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई से संबंधित। कल हम लोग फिर एक बार मैं लिख देता हूँ कि MPPSC मेंस वैसे भी प्री का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, समय भी है, और ये प्री में भी है। कृषि उत्पाद तकनीक में जाकर देखेंगे ना तो कृषि उत्पाद तकनीक में भी कहीं ना कहीं इनके बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। तो प्री मेंस में चीज़ें एक जैसी ही हैं। MPPSC मेंस और मेंस का पेपर थर्ड का यूनिट 3 इकाई लिखा हुआ है, वो यूनिट 3 नाम है सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि। सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि, सूक्ष्म जीव व जैविक कृषि, इसके बारे में हमने बेसिक्स पे कल बात कर लिया था, सूक्ष्म जीव और जैविक कृषि पर। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो सूक्ष्म जीव क्या है, इसकी परिभाषा हमने कल कर लिया था कि सूक्ष्म जीव शत्रु भी होते हैं, मित्र भी होते हैं। अगर कल कोई क्लास में उपलब्ध नहीं हो, कोई अगर क्लास नहीं ले पाया हो, तो रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं आप। इसकी रिकॉर्डेड क्लास भी यूट्यूब पे मैंने डाल दिया था, कल शाम को यूट्यूब पर ही डाल दिया था, तो वहाँ से आप देख लेना, तो आज की क्लास से कनेक्ट हो पाओगे। मैं फिर से पूरा रिकैप नहीं कर रहा हूँ, अक्सर हर क्लास में मैं रिकैप करता हूँ, तो रिकैप में 2 मिनट का बस करूँगा। क्या कि हमने कल बता दिया था आपको कि सूक्ष्म जीव क्या है। हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे जीव हैं जिनको हम नग्न आँखों द्वारा नहीं देख पाते हैं, उनको देखने के लिए हमें भौतिक उपकरणों जैसे सूक्ष्मदर्शी इत्यादि का प्रयोग करना पड़ता है। उनको हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव। हमने यही बताया था कि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के लिए या पर्यावरण के लिए लाभकारी भी होते हैं, अर्थात मित्र होते हैं। बहुत से दही जम जाता है दूध से, लैक्टोबैसिलस मित्र है हमारा,
जो दही खा लेते हैं हम दूध से, और दूसरा शत्रु। और शत्रु के लिए मैंने बताया था कि एनिमी जो हैं बहुत से हैं। एक एनिमी अभी आकर पूरे विश्व को परेशान किया हुआ है, वायरस, वो भी सूक्ष्मजीव ही है। तो कोरोना एक तरीके का क्या है, शत्रु है। तो ये हमने बात कर लिया था, लंबी चर्चा, 1 घंटे की क्लास बेसिक्स पे हुई थी। और दूसरा मैंने बताया था आपको जैविक कृषि। तो जैविक कृषि में सिंपल अभी दिमाग में रखिए, कल की क्लास का रिवीजन कर लीजिएगा, कि ऐसी कृषि जिसमें औद्योगिक रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि जो भी अतिरिक्त पोषक तत्व, खाद, उर्वरक, उसके अलावा कीटनाशक, शाकनाशक, इन सब का प्रयोग हमें जैविक रूप से करेंगे। हम नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करेंगे, प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करेंगे। औद्योगिक रसायनों का प्रयोग न के बराबर करेंगे, कम से कम करेंगे, और हो सके तो करेंगे ही नहीं। तो पढ़ेंगे इसके बारे में। हमने डिटेल कर लिया था कि जैविक कृषि का थोड़ा बेस बना लिया था, जैविक कृषि के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं, ये देख लिया था। तो कल की क्लास में ये सब हुआ था। आज हम लोग सूक्ष्मजीव को पहले डिटेलिंग करेंगे, सूक्ष्मजीव को पढ़ेंगे और बाद में जैविक कृषि पर चलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि 50 मिनट 10 मिनट की क्लास है, सब खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, समय लगेगा। हो सकता है कि इसके 3-4 पार्ट भी बने। अभी आज दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट आप स्वाभाविक है कि आज छोटा होगा। इसलिए छोटा होगा स्वाभाविक कि जो तय समय था उस तय समय पे क्लास लगी ही नहीं। मैं वेट करता रहा कि आपकी दूसरी क्लास चल रही होगी, और उस तय समय पर न होने के कारण अगला क्लास का फिर समय हो जाएगा, तो मुझे तय समय पर लगभग छोड़ना पड़ेगा उसको। तो आज की क्लास छोटी ही हो पाएगी, मतलब अभी इसके कई पार्ट आएंगे। जब तक कि पूरी डिटेलिंग कंप्लीट नहीं होगी तब तक इसके पार्ट आगे एक क्लास चलती रहेगी अभी इसमें। और वैसे भी छोटा मोटा है नहीं पढ़ने के लिए। तो फिर वो जो एनसीईआरटी आप लोगों को बताया था, पढ़े थे आप लोग क्या? क्यों पढ़ेंगे, समय कहाँ है आप लोगों के पास? इतने बिजी इंसान हैं, व्यस्त हैं। 8वीं क्लास का एनसीईआरटी है, 8th क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 डाउनलोड कर सकते हो। आजकल एप्लीकेशन भी आ रहे हैं उसके, तो अदरवाइज मैं बोला था भेजने के लिए, लेकिन दिमाग में रहे नहीं। 8th क्लास का है चैप्टर 2, जिसका नाम है सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। आज भेज दूंगा मैं, याद दिला देना अगर नहीं तुम लोग डाउनलोड कर पाओ तो। वैसे तो आजकल एप्लीकेशन है, उस पर मिल जाता है। चलिए, तो अब हम लोग आज की डिटेलिंग शुरू करते हैं क्लास। और क्लास हम लोग बेसिक्स से बात करेंगे, एकदम जरा सा भी एकदम ऊपर जाके बात नहीं करेंगे कि आपको समझ नहीं आए। जितनी बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी उतना करेंगे। और वैसे भी आपको पता है कि अगले पॉइंट में कोशिका और जीवों का वर्गीकरण है। तो कोशिका और जीवों का वर्गीकरण हालांकि हमको पहले पढ़ना था, लेकिन अब शुरू कर लिए हैं तो इसको ख़त्म ही करेंगे, और समझ में भी आएगा आपको। जो आवश्यकता लगेगा वो मैं आपको नोट में अलग से बताऊंगा। कोई कुछ बोला है? सेम टू यू, नेटवर्क इशू हो गया। अच्छा, नेटवर्क इशू मेरे तरफ से कहीं नहीं है, आपके क्षेत्र में जहां आप होंगे वहां पे समस्या हो रही होगी। थोड़ा सा गेट वगैरह खोल लीजिए, अब तो कोई चोरी वगैरह का डर है नहीं। अगर आप लोग कुछ माल पताई रखे होंगे, माल पानी रखे होंगे, तो गेट या फिर छत पे जाके बैठ जाइए। वो विकास छत पे बैठ जाता है ना, आप भी छत पे बैठ जाओ। चलो, तो सूक्ष्मजीव, सूक्ष्मजीव हेडिंग डालो। और सूक्ष्मजीव को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपको अच्छा लगे। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स नहीं बोलना है तो आप इसी को बोल सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंग्लिश में, दोनों में से कोई बात बोल सकते हो। सूक्ष्मजीव, अब सूक्ष्मजीव की परिभाषा तो हम पहले लिख लिए हैं, तो इसलिए सूक्ष्मजीव की परिभाषा फिर डबल से हमें लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। या लिखना अगर है तो एक लाइन में हम लिख सकते हैं, ऐसे जीव जिनको देखने हेतु, लिखते रहे आप साथ में यहाँ पे, ऐसे जीव जिनको देखने हेतु सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी जैसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है,
उपकरणों का प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अभी हम थोड़ा सा इसका वर्गीकरण पे भी बात कर लेंगे, क्योंकि वर्गीकरण तो हमको पढ़ना ही है। जब सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है, सिलेबस यहीं पढ़ा होगा, मैं सिलेबस को फिर से आपको एक बार याद दिला दूं। आप भी सिलेबस निकाल लीजिए। रूल है पढ़ाई का कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए। बार बार ऑफलाइन क्लास में भी बोलता हूं, यहाँ भी बोल रहा हूं कि आपको सिलेबस हमेशा आपके पास रहना चाहिए। सिलेबस से विशेष प्रेम आपको रखना है। सिलेबस याद हो गया तो फिर बहुत अच्छी बात होगी। देखिए, इसने स्पष्ट बोला है दूसरे पॉइंट में, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, शायद ही दिखाई दे, और अगर दिखाई दे रहा हो तो देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, कोशिका संरचना एवं कार्य, जंतुओं एवं पौधों का वर्गीकरण, जंतुओं एवं पौधों का वर्गीकरण। तो ये आगे हमको पढ़ना ही है, तो थोड़ा सा बेस उसी हिसाब से बना के ले चलेंगे कि आपको बात समझ में आए। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, इसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। ये सर्वव्यापी होते हैं, सर्वव्यापी। हम लोग सर्वव्यापी नहीं हैं, ये सर्वव्यापी हैं। ये सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। और सर्वव्यापी मतलब मान के चलो, हम लोग मंगल, बृहस्पति, चांद और सितारों की बात नहीं कर रहे हैं, पृथ्वी की बात कर रहे हैं। ठीक है। नेटवर्क सही नहीं है सर, यहाँ तो है। और किसी को लग रहा है कि नेटवर्क सही नहीं है? नेहा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। और किसी को, और किसी को नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है? तो आप लोगों के एरिया में नेटवर्क का फिर समस्या है। यहाँ नेटवर्क जैसे ही दिक्कत होगा मुझे समझ में आ जाएगा। मेरे यहाँ प्रॉपर नेटवर्क है, और इसलिए जल्दी थोड़ा सा आपकी क्लास होगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे मेरा भी, कोई बात नहीं, क्लास तो चल रही है। थोड़ा बहुत अगर इशू हो तो चलाओ, इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी डाल दूंगा फिर मैं। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ, आगे पीछे इधर उधर, तो एक बार एडजस्ट होकर चलाओ। कुछ थोड़ा बहुत अगर ऐसा हो जाता है, आपके नेटवर्क में दिक्कत थोड़ी जा रही है, तो उसको अपन यूट्यूब में देख लेंगे। खैर, पढ़ना आपको ऑनलाइन ही है, समझ में आएगा। थोड़ा सा नेटवर्क हिल डुल लो, इधर उधर देख लो। हर रूम में एक जगह होता है सही, अलग अलग एरिया में है सर। सही, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, अलग अलग, सभी अलग अलग एरिया में है। भोलाराम के आसपास ही है ना। और सुबह के टाइम में जियो सब लोगों के पास रहता है, जियो पे सब लोग जुट जाते हैं, व्हाट्सएप और पता नहीं क्या क्या देखना शुरू कर देते हैं। सुबह सुबह लोग लगेंगे ट्रेलर देखने की, भौकाल बनाने के लिए भय जरूरी है, वो रिपीट कर करके देख रहे होंगे। अनुराग जी का ठीक है क्या? आवाज़ कट के आ रही। हाँ, तो वो नेटवर्क का ही समस्या है, थोड़ा उसको आप देखिए। टॉपिक पे आइए। तो ये सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात सर्वव्यापी का मतलब समझ ही रहे हैं। ये ना समझे कि मंगल बुध बाकी जगह मिलते होंगे नहीं मिलते होंगे, वो अभी रिसर्च का मुद्दा है। अर्थात संसार के सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। अर्थात संसार बोल लो या भूमि बोल लो, हमारा जो पृथ्वी बोल लो, संसार के सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं सभी स्थानों पर? तो वायु में पाए जाएंगे। हमारे आसपास जो एयर है, इस एयर में इनकी मात्रा कल ही बताए थे, घूम रहे हैं यहाँ पे। थोड़े कुछ जाके नाक में गुदगुदी कर रहे हैं, कुछ आँख में घुस रहे हैं, कुछ कान में जाके घुस जा रहे हैं। थोड़ी देर कान में झूला झूल कर बाहर निकल जाते हैं, थोड़ी देर नाक में जाके टनल में झूला झूल लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं, मुंह में चले जाते हैं, स्किन पर नाच रहे हैं। तो वायु में मिल रहे हैं। वायु के अलावा आप देखेंगे जल में मिलेंगे। तो यही जल कई बार दूषित वाले, हानि वाले अगर जल में मिल जाते हैं तो हमें डिजीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है। मिट्टी में तो मिलेंगे ही, मृदा में तो मिलेंगे ही। इसलिए ज़्यादा मिट्टी में रहो, और मिट्टी आपके अगर नाक मुंह से ज़्यादा चली जाती है तो पेट में कृमि बन जाते हैं, पेट में कृमि बन जाती हैं। और उन कृमि को दूर करने के लिए भारत सरकार
अल्बेंडाजोल का टेबलेट खिलाती है बच्चों को, स्कूलों में जाकर, कॉलेज वगैरह में भी दे रही है, आशा वर्कर जाके घरों में भी दे रही है। उसका अल्बेंडाजोल का काम ही होता है क्या, इन कृमि को मारना, और उस अभियान का नाम रखा गया है कृमि मुक्त भारत। तो अक्सर ये क्या होता है, जल से या फिर मिट्टी के माध्यम से इनके एग या इनकी चीज़ें हमारे शरीर में चली जाती हैं और शरीर में बढ़ जाती हैं। वो तो आगे हम देखेंगे पाचन तंत्र वगैरह जब टॉपिक आप मानव शरीर संरचना में देखेंगे। तो अगला, कुछ विषम परिस्थितियों में भी ये जी लेते हैं। ये कुछ विषम परिस्थिति में भी जी लेते हैं। हम नहीं जी पाते इतनी विषम परिस्थिति में, और जीते हैं तो हमारे पास तकनीक है, कपड़ा है, आग जलाने का व्यवस्था है, इनके पास नहीं है। तो कुछ विषम परिस्थिति में भी ये जी लेते हैं। कौन सी विषम परिस्थिति में जी लेते हैं, तो आप अगर देखेंगे तो विषम परिस्थितियों में से अगर मान लो लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ तो ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा ताप सह लेते हैं, लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान रहेगा तब भी ये नहीं मरते, जी लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बर्फीली परतों में भी रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ताप कम हो जाता है जब, तो इनकी क्रियाशीलता रुक जाती है। आप लोग एनवायरनमेंट में पढ़ोगे शीत निद्रा के बारे में, एनवायरनमेंट में आप लोग पढ़ोगे शीत निद्रा के बारे में, कि जो पोलर बियर वगैरह होते हैं वो जब ठंडी खूब बर्फ़ पड़ती है तो नीचे जाके अंदर शीत निद्रा, आगे जाके अंदर शीत निद्रा ले लेते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, और फिर जब अनुकूल माहौल होता है तो ऊपर आ जाते हैं। योग में पढ़ाया था, याद करिए, योग में बताया था कि समाधि एक तरीके की प्रक्रिया ऐसी ही है। उसमें भी आप अपने शरीर को छोड़कर कहीं और घूमने निकल लेते हो बिना टिकट के ही। तो बर्फीले परतों के नीचे भी मिल जाते हैं ये, बर्फीले परतों के नीचे भी जी सकते हैं विषम परिस्थिति में। और कुछ विषम परिस्थितियां हैं क्या, मृदा की गहराई में जी लेते हैं, मृदा के अंदर जाके जी लेते हैं। मृदा की गहराई में भी ये जी लेंगे, हम लोग नहीं जी पाएंगे अगर हमें कोई अंदर गाड़ देता है इसमें। तो मृदा की गहराई में जी पाते हैं ये, और कुछ विषम परिस्थितियों में जिएंगे। और क्या विषम परिस्थितियां हैं, तो अम्ल, उच्च अम्ल और क्षारीय माध्यम में भी जी लेते हैं। उच्च अम्ल और या अम्लीय, उच्च अम्लीय व क्षारीय माध्यम में भी, उच्च अम्लीय व क्षारीय माध्यम में भी जीवन इनका संभव है, जी लेते हैं। और उसके बाद मानव और जंतुओं के शरीर में भी रहते हैं। मानव जंतु पादप इन सब के शरीर में भी रहते हैं, के शरीर में भी उपस्थित रहते हैं। इसलिए ये सर्वव्यापी हैं। इसलिए ये क्या हैं, सर्वव्यापी हैं। जैसे मानव के आंत में देखोगे ना, मानव का जो आंत है, पाचन तंत्र में पढ़ेंगे, मानव के आंत में, और बायो तकनीक में पढ़ाया भी हूँ आप लोगों को, मानव के आंत में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है ई कोलाई। काफ़ी रोल इसका है, इंसुलिन वगैरह बनाने में भी इस प्रकार के जीवाणुओं की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आप अभी कृष्णा बोल रहे हैं कि आवाज़ क्लियर नहीं है। मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि आप लोगों का जो नेटवर्क है, कुछ लोगों का समस्या कर रहा होगा, तो थोड़ा आवाज़ कट जा रहा होगा, वीडियो कट जा रहा होगा, संभव है, बट सबका ऐसा नहीं हो रहा होगा। एक बार सुनो, अब सबसे पहले सूक्ष्म जीव क्या है, परिभाषा हमने कल डिटेल और देखा था, आज देख लिया। ये सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात संसार के सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। पृथ्वी की ही हम बात करें, वायु में, जल में, मृदा में, और इसके साथ साथ इसमें एक और गुण इनमें पाया जाता है कि ये विषम परिस्थितियों में भी अपना जीवन जी लेते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कुछ ऊंचे ताप पर भी जी लेते हैं। एक आगे में इन्वायरमेंट में पढ़ोगे, एक ऐसा जीव है जिस पर अगर बम फोड़ दोगे तब भी वो नहीं मरेगा, तब भी जी गया। उसका नाम क्या है बताना मुझे कमेंट में, या फिर ढूंढ के कल बताना। लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फीले परतों के नीचे रह जाएंगे, मृदा की गहराई में भी जी लेंगे, उच्च अम्लीय क्षारीय माध्यम में भी जी लेंगे, और मानव, जंतु, पादप इत्यादि के शरीर में भी जी लेते हैं। तो ये इनका गुण है। अब देखो मेंस में एक क्वेश्चन लिखो, इसके नीचे इतनी बात लिखने के बाद नीचे एक क्वेश्चन लिखो। मेंस में क्वेश्चन यही पूछ सकता है, कोई दिक्कत?
किसी को कोई समस्या अभी जो बताया इसमें, या फिर क्वालिटी जो जा रही है इसमें? नहीं तो क्वेश्चन लिखो, फिर क्वेश्चन लिखने के लिए तैयार है ना? बजाओ भोपू, अरे भोपू बजाओ। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। सूक्ष्म जीव क्या है? मेंस में यही पूछ लेगा। सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव क्या है? ये सर्वव्यापी होते हैं। सूक्ष्म जीव क्या है? ये सर्वव्यापी होते हैं। समझाइए, ये सर्वव्यापी होते हैं, समझाइए। कितने नंबर का? 5 नंबर, 6 नंबर का तो अब नहीं जा रहा है, 5 नंबर का शायद आ रहा है। 5 नंबर वाला नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बस इतना ही डायग्राम बना दो, काम लगभग हो जाएगा। थोड़ी बहुत अगर कुछ ऐड करना है तो ऐड करो, अदरवाइज लगभग जितने शब्द हमारे हैं उसमें 100 शब्द का जो सीमा है लगभग पूरी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा नीचे आप नोट डाल लो। अच्छा, नोट मत डालो, पहले एक चीज़ और लिख लो कि सूक्ष्म जीवों को, हालांकि अभी आगे इसको डिटेलिंग करेंगे इसलिए बता रहा हूं, सूक्ष्म जीवों को कहीं भी यही में नीचे लिख लो। सूक्ष्म जीवों को, सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः, सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः मोनेरा जगत में रखा गया है। कौन है सर? एक बार आप रीस्टार्ट करिए, मैं रीस्टार्ट करूं? चलो मैं कर देता हूं रीस्टार्ट। 1 मिनट भाई, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा वेट करिए। एक मिनट। अब बताओ, अब तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या? अभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है आप लोगों की? अभी ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपने लिख लिया है कि मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि सूक्ष्म जीव क्या हैं? ये सर्वव्यापी होते हैं। समझाइए। तो आप बता सकते हैं सर्वव्यापी होते हैं, उसके साथ साथ विषम परिस्थितियों में रहते हैं, इसलिए भी सर्वव्यापी होते हैं। इतनी बात अगर हो गई है तो एक लाइन इसमें लिख लो अभी नीचे कि सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः मोनेरा जगत में रखा गया है। एकदम मोनेरा ही नहीं, अभी आगे थोड़ा सा इस पर मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं। सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः मोनेरा जगत में रखा गया है। इतनी बात अगर हो गई हो तो फिर मैं इसको मिटा के फिर आगे बढ़ता हूं। अब थोड़ा सा हम लोगों को एकदम संक्षिप्त व्यू लेना है जगत पर। जगत वो जगत नहीं जो हम लोग पढ़ रहे थे योग वाला, यहाँ जगत, इनके जगत पे थोड़ी सी व्यू लेना है जिससे कि क्लियर बातें रहें। मैं एक बार इसका पिक ले लेता हूँ क्योंकि एप्लीकेशन आपको अनुमति देता नहीं है पिक लेने के लिए। थोड़ा क्लियर रहेगा, बड़ा लिख पाऊंगा इसलिए, नहीं तो बोर्ड तो है अभी पर्याप्त अपने पास। अब जहाँ लिखे हो ना सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः मोनेरा जगत में रखा गया है, मोनेरा जगत को ऐसे गोला करो और ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दो
ऑटोमेटिक दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि ये क्या है। तो मैंने लिखा कि सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः मोनेरा जगत में रखा है। सामान्यतः शब्द का मतलब है काफ़ी, क्योंकि केवल यही नहीं और भी प्रोटिस्टा में भी कुछ आ जाते हैं। तो सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः मोनेरा जगत में रखा गया है, और मोनेरा जगत लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दो। मोनेरा जगत लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दो, इसको मिटा रहा हूं। इतना हो गया है ना सबका? इतना सबका हो गया है? तो अनुमति दीजिए। अनुमति किस चीज का दूं? अच्छा ठीक है, तो इसको मिटाता हूं। सूक्ष्म जीव है, तो इसी सूक्ष्म जीव में हम देखेंगे जब कि खाद्य पदार्थों में कैसे इनका उपयोग है, कैसे इनका कृषि में उपयोग है, और फिर जैविक कृषि देख लेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया रहेगा ना। अब सूक्ष्म जीव पता ही नहीं है। कुछ लोग लगे हैं कि सूक्ष्म जीव हमें नहीं जानना है, हमें तो केवल जानना है जैविक कृषि क्या है। वो एग्जाम पास ही नहीं कर पाएंगे कभी, आइडिया ही नहीं, बोल ही नहीं पाएंगे उस पर कभी, न लिख पाएंगे न बोल पाएंगे। तो सबसे पहले देखो, नोट डाल लेना। अब उपादप जगत को समझने के, जो जगत है उस जगत को समझने के लिए नोट डाल लो। नोट में लिखोगे सजीवों का वर्गीकरण। ये पूरा टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे अगले पॉइंट में डिटेल में और थोड़ा। यहाँ तो बस सिर्फ एक ट्रेलर जैसा दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। सजीवों का वर्गीकरण। तो सजीव क्या होते हैं, ये भी एक टॉपिक है कि सजीव क्या होते हैं। सजीव में कई गुण पाए जाते हैं, कई चीज़ें, वो जब हम कोशिका पढ़ाएंगे और पादप वर्गीकरण करेंगे तो वहाँ करेंगे। यहाँ तो शॉर्ट में केवल समझा दे रहा हूँ आपको कि सजीवों का वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपना मत दिया। आकार के आधार पर दिया, उनके शरीर में होने वाले कार्य के आधार पर दिया, उनके शरीर में जो कोशिका पाई जाती है उसके आधार पर दिया। इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से जो सजीव हैं उनका वर्गीकरण किया है। थोड़ी थोड़ी हम बात कर लेते हैं। शुरुआत में जब सजीव का वर्गीकरण हुआ तो सिर्फ दो भाग बनाए गए कि सजीव केवल दो प्रकार के होते हैं, और इसको बोला गया दो जगत वर्गीकरण। ये डायग्राम आप ऐसे ही बना लोगे, दो जगत वर्गीकरण। दो जगत मतलब समझ रहे हो कि दो पार्ट में बांटा गया, दो जगत वर्गीकरण। जब मैं वर्गीकरण समझाऊंगा तो चैप्टर, इसके दूसरा जो चैप्टर बनाएंगे तो उसमें और आगे बात कर लेंगे क्या है, यहाँ जनरल समझने के लिए। तो दो जगत वर्गीकरण दो लोगों ने किया। दो जगत का वर्गीकरण दो लोगों ने बताया है। एक तो अरस्तु ने बताया है जिनका नाम है एरिस्टोटल। ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है। विज्ञान के मूल सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत, उस मौलिक सिद्धांत से फैक्ट में पूछ सकता है, ध्यान रख लेना। तो प्री मेंस अलग नहीं है कुछ देखे तो। एरिस्टोटल, अरस्तु, बड़ा अजीब नाम है। ग्रीक वालों का नाम में यही लफड़ा है। जितने भी ग्रीक यूनानी है ना, मैक्सिमम का नाम देखो, सिकंदर इंग्लिश में अलेक्जेंडर, अरस्तु, एरिस्टोटल, ऐसे ही सुकरात, सोक्रेटिस, उनके नामों में अक्सर ऐसा होता है कि हिंदी प्रोनाउंसिएशन अलग ही हो जाता है। अरस्तु, एरिस्टोटल ने दिया था, और इन्होंने सिर्फ दो ही बात बताया था कि भैया जो सजीव होते हैं, एक पादप होता है, एक जंतु होता है, बस इनको दो ही चीज़ दिखा था। खैर इनको इतना काफ़ी पहले की बात है, तो इनको इतने तकनीक वाली जो आज मशीनें हैं, सूक्ष्मदर्शी और ये चीज़ें नहीं थी, तो इनको आइडिया नहीं लगा। फिर इनके बाद किस सन में किया, सब अभी हटाओ। इसके बाद एक और व्यक्ति है जिसका नाम था कैरोलस लिनियस। कैरोलस, केवल बेसिक्स ले रहे हैं कि थोड़ा आइडिया आ जाए कि मोनेरा का मतलब क्या है। अभी तक तो सूक्ष्मजीव का यहाँ पे वर्गीकरण में कहीं नहीं है। वर्गीकरण में इसी में सूक्ष्मजीव आ रहे हैं। जंतु, छोटे छोटे जीवों को भी, सूक्ष्म जीवों को भी जंतु और पादप दोनों में ही शामिल किया जा रहा है। हम देखेंगे कुछ में पादप का भी गुण पाया जाता है तो जंतु लेकिन पादप जैसे काम करते हैं कोशिका के स्तर पर। कैरोलस लिनियस जो है, ये भी दो ही जगत बताए, लेकिन इन्होंने अपने भाषा में बोल दिया। जैसे पापा को कुछ लोग डैडी बोलते हैं ना, कितने लोग बोलते हैं? कुछ लोग पापा को डैडी बोलते हैं, कुछ लोग पापा बोलते हैं, कुछ लोग बाबूजी बोलते हैं, कुछ लोग पा बोलते हैं शॉर्टकट में। वैसे ही इन्होंने, कैरोलस लिनियस ने बोल दिया एक का नाम क्या, प्लांटी। गांव में बोल दो लोग अंटी ही समझेंगे, प्लांटी। और दूसरा है एनिमेलिया।
दो भाग इन्होंने बताया, यही बताया, कुछ अलग तो किया नहीं कैरोलस लिनियस ने। आगे आके एक और व्यक्ति इसके बाद आप देखोगे तो तीन जगत का वर्गीकरण किया। तीन जगत का वर्गीकरण आया, तीन भागों में बांटा गया। अब देखो तकनीक जैसे जैसे बढ़ रही है तो समझ में आ रही है बात। तीन जगत वर्गीकरण हुआ, मतलब तीन भाग में, जगत को यहाँ पे अभी भाग समझो, वर्गीकरण। तीन जगत का वर्गीकरण। एक विद्वान है जिनका नाम था क्या, ई हैकल, अर्नेस्ट हैकल, नाम सुने होंगे आप, आगे काफ़ी सुनने वाले हैं अभी। अर्नेस्ट हैकल साहब, इन्होंने तीन जगत बताया और तीन जगत में ज़्यादा कुछ नहीं। तो जंतु बोल दिया कि जंतु होता है, पादप होता है, और एक चीज़ और इन्होंने जोड़ दिया यहाँ पे, और इसका नाम क्या उन्होंने जोड़ा, तो प्रोटिस्टा जोड़ दिया। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टस उन्होंने बोला था, प्रोटिस्टस, तो प्रोटिस्टा जिसको हम बोलते हैं, तीन चीज़ें इन्होंने बोल दिया। और उन्होंने क्या बोल दिया कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं यहाँ आते हैं। उन्होंने ये बोल दिया कि भैया सूक्ष्म जीव जो हैं वो जीव प्रोटिस्ट में आते हैं, जंतु पादप में नहीं आते हैं। तीन जगत वर्गीकरण हुआ। फिर एक भाई साहब आए, चार जगत वर्गीकरण कर दिए। मेरा मन कर रहा है कि मैं 8 जगत कर दूं, अगर आप लोग अनुमति दें तो बताएं। अवस्थी जी कर दें क्या? 8 जगत में आपको अलग रखेंगे। 8 जगत में आपका एक स्पेशल जगत बनाएंगे। नहीं बोलोगे? अच्छा, तो अगर आप कहें तो एक बनाते हैं 8 जगत, आपका एकदम स्पेशल अलग रखेंगे, आपके लिए अलग ही जगत बनाएंगे। तो 4 जगत वर्गीकरण किया गया। ये हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में मैं लिखवाऊंगा क्योंकि हमारे सिलेबस में है। जगत का वर्गीकरण है, मतलब उसकी कमी भी पूछेगा मेंस में। मेंस है ना, बोल देगा कि 2 जगत वर्गीकरण की कमी क्या थी बताओ। याद करो 2019 के मेंस में क्वेश्चन पूछा बोर के मॉडल पर। सही में बोल रहा हूं तो 2019 का भी जो मेंस हुआ है ना, जिसका इंटरव्यू का अभी फॉर्म डला है और इंटरव्यू नहीं हो रहा है, सॉरी, इसके मेंस में देखोगे क्वेश्चन पूछा हुआ था शायद बोर का मॉडल, बोर का ही मॉडल पूछा था। सही है ना? तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि भैया नहीं आता है तो नहीं आएगा। जो सिलेबस में दे दिया है, सिलेबस को अच्छे से समझो। मैं देख रहा हूं कि 90% लोग सिलेबस को ही नहीं समझ पाए हैं, और जो सिलेबस को नहीं समझ पाएगा वो एग्जाम कभी क्रैक नहीं कर पाएगा। सिलेबस समझो। आने वाले समय में मैं पुराने और नए सिलेबस का तुलना करके कुछ ऐसे वीडियो डालूंगा जिसमें सिलेबस आपको क्लियर हो जाए कि सिलेबस क्या है। बहुत से लोगों को सिलेबस नहीं पता है। तो 4 जगत वर्गीकरण, कमियां पूछ लेगा इसका मेंस में, इस पॉइंट में तो नहीं, इस अगला पॉइंट जब पढ़ेंगे तो उसमें वर्गीकरण है तो पूछ लेगा कि आखिर में ये 2 जगत वर्गीकरण में कमी क्या थी कि अगला 4 जगत लाना पड़ा। नहीं, 2 ही जगत चलता ना, सब में कुछ कमी रही है, अंत में जाके सही हुआ है। और हो सकता है कि अभी उसमें भी कुछ कमी हो, आने वाले समय में उसको भी ढूंढ कर और भी अच्छा कर दिया जाए। जो आधुनिक 5 जगत वर्गीकरण है उसके जनक कौन है, मैं आपको बता दिया था, 2 व्यक्तियों का नाम। खैर अभी टॉपिक पाते हैं। 4 जगत वर्गीकरण किया था कौन? एफ कोपलैंड ने। एफ कोपलैंड कौन थे? आगे जब पढ़ेंगे टॉपिक तो देखेंगे। यहां आपको एक बार बेसिक मिल जाए कि हाँ मोनेरा जो बात किया गया था उससे क्या संबंध है, क्या मतलब है। तो कोपलैंड साहब ने किया क्या, इन्होंने पहली बार, अब तक देखो इतने बार में कहीं मोनेरा नहीं आया है, पहली बार इन्होंने मोनेरा जगत बनाया। सबसे पहली बार मोनेरा जगत का नाम आया किसमें? 4 जगत वर्गीकरण में, एफ कोपलैंड के द्वारा। तो मोनेरा, उसके बाद उन्होंने बोला प्रोटिस्टा, देखो प्रोटिस्टा भी इसमें आ गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा। आगे इनका दिमाग नहीं चला तो आगे इन्होंने वही बात लिख दिया, क्या? मेटाफाइट। अब जो जहां का रहेगा वैसा शब्द लिखेगा, मेटाफाइट। मेटाफाइट को समझ लो कि पादपों की बात कर रहे हैं, ये पादप की बात कर रहे हैं। अब पढ़ेंगे तो देखेंगे, ये बोलते हैं कोशिका भित्ति जिसमें उपस्थित हो। तो कोशिका भित्ति जिसके सेल में उपस्थित रहेगा, आपको पता है वही तो पादप हैं। जीव भी हैं, कुछ कुछ जीवाणु भी हैं जिनमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन दोनों की कोशिका भित्ति अलग अलग चीज़ की बनी रहती है। दोनों की कोशिका भित्ति का निर्माण अलग अलग चीज़ों से होता है, तो वो वही दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे। यहाँ समझो मेटाफाइट, और लास्ट वाले का नाम दिए मेटाजोआ। जंतु जगत जो है ना, जंतु जगत का नाम दिए मेटाजोआ। मेटाजोआ समझ लो, ये जंतु जगत। तो इन्होंने कुछ तो आसान कर दिया।
देखो इनका ज्ञान इनके लिए काम आया, इनका ज्ञान इनको काम आया, ये ज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है और अच्छा होता जा रहा है और अच्छा होता जा रहा है। इसलिए तो बोलते हैं ना कि अनुभव, अगर कंटिन्यूअस आप कुछ चीज़ सीख रहे हो, कर रहे हो, तो आप और बेहतर उसमें कर पाओगे। अब 4 जगत वर्गीकरण में भी कमियां रहा, तो फिर एक व्यक्ति आ गया जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसका नाम तो क्या था, विटेकर। तो 5 जगत वर्गीकरण मैं इधर नीचे लिखता हूं। अगला आया 5 जगत वर्गीकरण। मोनेरा किस जगत में आया? सबसे पहले चौथे जगत में नाम आया। 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत का वर्गीकरण 2 तरीके से हुआ है, एक आधुनिक और एक, क्या नाम था बताइए? आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर, देख लेना स्पेलिंग, डबल टी शायद आता है। आर.एच. विटेकर। तो आर.एच. विटेकर साहब ने क्या किया? 4 तरीके से इसको बांट दिया, सॉरी 5 तरीके से 5 जगत बना दिया। बोला कि 5 वर्ग में हम जीवों को, जो सजीव हैं उन सजीवों को 5 वर्ग में बनाएंगे। और उन 5 का नाम उन्होंने क्या दिया? सेम, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कोई दिक्कत होगी तो भोंपू बजाइएगा। मोनेरा, अब जब अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे और क्लियर रहेगा, क्योंकि ये सब थोड़ी बहुत ही बातें जानते हैं और ये टॉपिक तो सूक्ष्म जीव, और मज़ा आएगा ही समझने में। इसलिए मैं बोला कि नोट में मुझे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाना पड़ जाए, लेकिन चैप्टर यही पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना तो टोटल हम ही लोगों को है। मोनेरा, अगला क्या है? प्रोटिस्टा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, और नया लेकर आए क्या? ये कवक। नया लेकर आए ये कवक, फंगी, फंजाई जो बोलें। उसके बाद क्या? प्लांटी तो रहेगा ही, ये कहाँ खत्म होने वाला है? प्लांटी और एनिमेलिया, और एनिमेलिया। अभी तक 5 जगत का वर्गीकरण हुआ है, तो हम 5 तक की बात कर लिए। ये बात अलग है कि आर.एच. विटेकर में कुछ कमियां थी, उन कमियों को ठीक करने के लिए 2 विद्वान, जिसका मैंने कल नाम बताया था कि गारफील्ड और दूसरे क्या थे, कितने लोगों को याद है? आधुनिक 5 जगत का वर्गीकरण 2 लोगों ने किया है। कितने लोगों को नाम याद है? बोलो जल्दी कमेंट में, कुछ तो बताओ। अगर तुम लोग क्लास में नहीं बोलोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, ऑफलाइन नहीं लगेगा। ऑफलाइन बनाओ इसको, अरे देख के ही बोल दो, कम से कम एक बार तो याद हो जाएगा। राइट, मार्गुलिस और दूसरा, मार्गुलिस और दूसरा स्वार्टज। बहुत बढ़िया, स्वार्टज क्यों नहीं है, स्वार्टज था वो, स्क्वार्टज, हाँ राइट, स्क्वार्टज। तो उसकी आधुनिक 5 जगत को हम बाद में देखेंगे कि क्या है जब वर्गीकरण में। अब थोड़ा सा आपको यहाँ ये बात समझ लेनी है कि मोनेरा में क्या आएगा, प्रोटिस्टा में क्या आएगा, कवक में क्या आएगा। हमारा जो सूक्ष्म जीव है ना, वो सूक्ष्म जीव यहाँ तक होंगे, ध्यान रख लेना। सूक्ष्म जीव, अब यहाँ इसलिए बताया इसको मैं, मोनेरा तो भले ही बोल दिया, वहाँ क्या लिखा? सामान्यतः मोनेरा में रखा जाता है, लेकिन रियल में सूक्ष्म जीव कहाँ तक हैं? यहाँ तक हैं। रियल में सूक्ष्म जीव ये तीनों में मिलेंगे, ठीक है ना। ये क्या होगा? अब थोड़ा सा और नई चीज़, नोट अभी चलेगा, हो सकता है कि अभी 10 मिनट नोट ही चले और अगली क्लास का हम लोगों का इंतज़ार करना पड़े। 8:35 हो गया है, मतलब अभी 15 मिनट और पढ़ सकते हैं। समझो, ये जो होते हैं ना मोनेरा, मोनेरा सारे कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। मोनेरा जो होते हैं ना, इनकी कोशिका कैसी होती है? इनकी कोशिका होती है क्या? प्रोकैरियोटिक। अब फिर एक नया बात आ गया कि ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है, अगर कोशिका नहीं पढ़े हैं तो। इनकी कोशिका कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और बाकियों की कोशिका कैसी होती है? बाकियों की कोशिका यूकैरियोटिक होगी। अभी इसका डायग्राम मैं बनाऊंगा आपको अलग से। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक क्या है समझाऊंगा अभी। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या है समझाऊंगा मैं। तो यूकैरियोटिक, अब यूकैरियोटिक मतलब क्या है? देखो, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, नीचे दिखाई दे रहा है ना। देखो, चाहे हम जीव हो, जंतु हो, चाहे पादप हो, उनके शरीर में
जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, सबसे जो छोटी इकाई हमारी है जिससे हम बने हुए हैं, अभी कुछ क्लियर शायद दिक्कत जा रही है, अभी सब क्लियर है? अभी सब क्लियर है क्या? ठीक है। तो चाहे पादप हो चाहे जीव हो, उसके शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम क्या होता है? कोशिका। संरचनात्मक मतलब उसी से पूरा हमारा शरीर बना है और उसी के स्तर पर हमारा सारा कार्य हो रहा है, कोशिका के लेवल पर ही। तो वो कोशिका जो होती है ना, वो कोशिका पादपों में कोशिका रहेगी और आकार उसके बहुत से होते हैं, ऐसे ही आकार नहीं होते हैं, कई आकार होते हैं। तो पादप की कोशिका जो रहेगी ना, उसके सबसे ऊपर एक परत पाई जाती है, सबसे ऊपर एक परत पाई जाती है और वो थोड़ी जटिल रहती है, तो उसका नाम होता है कोशिका भित्ति। उसका नाम क्या होता है? कोशिका भित्ति। और उसके नीचे जब उस कोशिका भित्ति को छीलकर हटा दोगे तो फिर मिलता है, उसको बोलते हैं क्या? कोशिका झिल्ली। उसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। पादपों की ये बात है, कुछ जीवाणुओं में भी ऐसा रहेगा। और जंतुओं में क्या होगा? तो जंतुओं में पहली झिल्ली ही, जो पहला वाला पार्ट ही देखोगे तो वो क्या रहेगा? कोशिका झिल्ली रहेगा, कोशिका भित्ति रहेगा ही नहीं, कोशिका भित्ति नहीं रहेगा। कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, पहली पार्ट ही क्या है? कोशिका झिल्ली है। ये तो जंतु और पादपों में इतनी सी बात हो गई, अंदर और भी चीजें अंतर होती हैं। अब इनके अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है, और केंद्रक के बाहर ये वाला हिस्सा, इसमें लसलसा पदार्थ भरा रहता है और उस लसलसे पदार्थ को हम बोलते हैं क्या? कोशिका द्रव्य। उस लसलसे पदार्थ को हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और ऐसे ही इस केंद्रक में भी लसलसा पदार्थ भरा रहता है, इस लसलसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। दिखाई दे रहा है ना? केंद्रक द्रव्य। और इन दोनों को मिला के हम एक साथ क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। इन दोनों को एक साथ मिला के बोलते हैं जीव द्रव्य। कोशिका पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो बेसिक्स आपको समझ में आ जाए। अब समझो होगा क्या, दोनों की बात कर रहा हूं, इसमें भी केंद्रक होगा, इसमें भी यही चीज होगा। अब ये जो लसलसा पदार्थ दिख रहा है ना, इसमें कई संरचनाएं होंगी। इसी में गाल्जिकाय होगा, इसी में राइबोसोम होगा, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया होगी, इसी में ऐसे कई संरचनाएं पाई जाएंगी। जो संरचनाएं इसमें पाई जाएंगी उन संरचनाओं को हम बोलते हैं कोशिकांग, कोशिका का अंग। उन संरचनाओं का नाम क्या होता है? कोशिकांग। अगले चैप्टर में सब लिखवाऊंगा, पढ़ाऊंगा, बस यहाँ समझा रहा हूँ कि बात समझ में आ जाए। कोशिकांग। केंद्रक के अंदर भी कुछ कोशिकांग पाए जाएंगे, बाहर भी कोशिकांग पाए जाएंगे, बहुत कुछ कोशिकांग पादप और जंतु दोनों में एक ही जैसे होंगे, मतलब समान होंगे, और कुछ इनमें होगा इनमें नहीं होगा, कुछ इनमें होगा इनमें नहीं होगा, दोनों में अलगाव रहेगा, अलग अलग रहेगा। अब मुख्य बात हमको समझनी है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या है। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है उसका केंद्रक का विकास नहीं होता है, केंद्रक रहेगा उसमें, वो लोग बोलते हैं केंद्रक विहीन होता है, नहीं, केंद्रक रहेगा, विकसित नहीं रहेगा, अविकसित रहेगा, सही तरीके से विकसित नहीं हुआ रहेगा। और जो कोशिकांग इसमें है ना, वो कोशिकांग भी बहुत अच्छे से विकसित नहीं रहेंगे, कोशिकांग भी अविकसित रहेंगे। हम जब पढ़ेंगे कोशिका तो उस समय आपको एकदम क्लियर बताऊंगा कि क्या क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता है। और बायोटेक्नोलॉजी नामक आपको चैप्टर में पढ़ाया हूँ, तकनीक में जो लोग पढ़े हैं उनको याद होगा, वहां पर नोट डाल के वहां पर भी समझाया था इस बात को। तो ये इसका केंद्रक सुस्पष्ट नहीं रहेगा, विकसित नहीं रहेगा, और इसके ये कोशिकांग भी जो रहेंगे सही तरीके से विकसित नहीं रहेंगे। तो इसको हम बोलते हैं कि ये कोशिका प्रोकैरियोटिक है, आद्य कोशिका है। जैसे आद्य शिव की मूर्ति देखे हो ना, आद्य शिव एकदम शुरू शुरू में कुछ बनता है तो उसको बोलते हैं आद्य। तो ये आद्य आद्य कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। ये मतलब जीव की, जंतु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक बार तो समझा दिया इन दोनों को, अब फिर डबल से एक डायग्राम बनाऊं कोई मतलब नहीं है। अब मैं इसी को दूसरे वे में ले लिया कि अगर कोई कोशिका है, चाहे ऐसी हो चाहे ऐसी हो, कोई भी कोशिका हो, अगर उस कोशिका के केंद्रक और कोशिकांग सुस्पष्ट रूप से सही तरीके से विकसित नहीं है, बल्कि सब आपस में घुले मिले हैं, समझी में नहीं आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे वो प्रोकैरियोटिक है। और यूकैरियोटिक जो होंगे उसके
केंद्रक एकदम स्पष्ट होगा, समझ में आएगा कि अच्छा ये केंद्रक है। सारे कोशिकांग, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया सब एकदम स्पष्ट रूप से हमको अलग अलग दिखाई देंगे और सब विकसित होंगे। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। अभी आपको इतना दिमाग में रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका आद्य कोशिका होता है, अविकसित होता है, इसका केंद्रक भी अविकसित होता है और इसके कोशिकांग भी अविकसित होते हैं, आपस में घुले मिले होते हैं, सही से समझ में नहीं आते हैं। जबकि यूकैरियोटिक वाला एकदम स्पष्ट होता है, केंद्रक भी उसका और सारे कोशिकांग भी स्पष्ट होते हैं। ये मैं एकदम सरल भाषा में जनरल लेवल पे आपको समझा दिया। बायोलॉजी की भाषा में इसको चैप्टर 2 जो इसका आएगा, पॉइंट 2 आएगा, उसमें बताऊंगा। तो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं और ये यूकैरियोटिक। अधिकांश सूक्ष्म जीव जो होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं। अच्छा, यूकैरियोटिक में कैसे होंगे, ध्यान रखिएगा। यूकैरियोटिक में दो तरीके के बन जाते हैं। एक होता है एक कोशिकीय, केवल एक कोशिका से बनेंगे, केवल एक कोशिका से बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव है। और कई कोशिकाओं से बनेगा। हमारे शरीर में देखो, तंत्रिका तंत्र की अलग कोशिका है, आंख की अलग कोशिका है, त्वचा की अलग कोशिका है, बाल की अलग कोशिका है। नहीं तो फिर बाल भी त्वचा जैसा दिखता ना। किडनी की अलग कोशिका है, नहीं तो किडनी हर्ट जैसी दिखती। तो हम लोग बहुकोशिकीय हैं, बहुत सी कोशिकाएं हमें पाई जा रही हैं। हम बहुकोशिकीय जीव हैं, जटिल होते हैं और कुछ एक कोशिकीय होते हैं। यूकैरियोटिक वाले भी कुछ एक कोशिकीय होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। सूक्ष्म जीव अक्सर या तो प्रोकैरियोटिक वाले होते हैं या तो एक कोशिकीय वाले होते हैं, बट अपवाद हर चीज का है, वो देखेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई है क्या? अभी जो बताया, अभी मैंने आपको बताया कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं। इन बात को मैंने अभी बेस लेवल पे समझा दिया। जब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे इसका तो उसमें आपको और डिटेल में बताएंगे। अवस्थी जी आज तो एकदम फॉर्म में चल रहे हैं, लग रहा है। लिए हैं क्या बीबीसी? बीबीसी तो नहीं लिए हैं? दिखाई तो क्लियर दे रहा है ना? दिखाई तो क्लियर दे रहा है? हाँ ठीक है, तो बढ़ते हैं। अब इसको मैं एक पिक ले लेता हूं, आप तो बना ही लिए हैं। ये दूसरे चैप्टर में बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। अभी सूक्ष्म जीवों के बारे में आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि किसी के सामने आप सूक्ष्म जीव की बात करें तो आपको कहीं से उलझा नहीं सकता। आप उसको तुरंत बोलेंगे मोनेरा में आता है, मोनेरा समझा देंगे, जीव जगत समझा देंगे, तो आप अपने आप में क्लियर हैं। किसी को समझाना क्या है, हमें तो एग्जाम में लिखना है और बात को क्लियर कट जानना है कि क्या है। जितना बेहतर तरीके से चीज़ों को समझेंगे उतना अच्छा आंसर लिख पाएंगे और उतना कॉन्फिडेंस से पेपर देने जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि पेपर देने जाते हैं हम तो इतना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि आती हुई चीज़ें भूल जाती हैं। उसका कारण होता है क्योंकि सही से ज्ञान नहीं रहता है, पूरा ज्ञान ढंग से नहीं रहने के कारण कॉन्फिडेंस रहेगा नहीं। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपके पास ज्ञान है। नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस बनेगा, नॉलेज नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। इसके आगे एक छोटी सी चीज़ बना लो, और हम विटेकर का ही विटेकर का ही एक छोटा सा डायग्राम नोट में ही और बनाते हैं और फिर सूक्ष्म जीव पर आगे बढ़ेंगे। आर.एच. विटेकर साहब का जो तरीका था बांटने का वो क्या था? तो कोशिका की जटिलता के आधार पर उन्होंने पहले बांटा। कोशिका की जटिलता, अब आपको बात समझ में आ रही होगी। कोशिका की जटिलता मतलब का, एकदम सरल कोशिका अगर कोई है, मान लो हमको हलवा बनाना है, क्लियर है? नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम? जब भी कोई समस्या होगी मुझे यहां समझ में आएगा। जब भी कोई समस्या होगी मुझे यहाँ समझ में आएगा। और वैसे भी वाईफाई जो गड़बड़ है, वाईफाई आने बहुत जल्दी ही, वाईफाई कल परसों में थोड़ा बेहतर हो जाएगा तो समस्या एकदम नहीं आएगी। मेरे तरफ से तो नहीं आएगी, आप लोगों की तरफ से। भाई इंडिया है, भारत नेट परियोजना चल रही है, पता नहीं कब ख़त्म बनेगी, समझ नहीं आ रहा है।
ऐसा बोलते हैं ना लोग कि भारत में 4G की औसत स्पीड कितनी है, 17 Mbps या 14 Mbps। अभी न्यूज में पढ़ा था मैं किसी दिन कि भारत में अभी 4G की स्पीड है 14 Mbps। मैंने तो पूरी ज़िंदगी में अब तक नहीं देखा कि मेरे मोबाइल में 14 Mbps कभी पकड़ता हो। 1 Mbps चलने लगे तो हमारा काम बढ़िया हो जाएगा, आप लोगों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 1 Mbps में KB में चलता है, 500 600 800 kbps में चलता है, किलोबाइट पर सेकंड में चलता है। ये बड़ी समस्या है भारत की। चलिए, तो सजीव को कोशिका की जटिलता आपको पता है कि अगर प्रोकैरियोटिक है तो बहुत सरल रहेगी, वो यूकैरियोटिक है तो जटिल है, उसमें सब कुछ विकसित है। मान लो आपको खाना बनाना है, खिचड़ी बनाते हो, खिचड़ी सरल है ना, सब कुछ उसी में मिला दो, बन जाने के बाद पता ही नहीं चलता है कि कहाँ आलू है, कहाँ टमाटर है, कहाँ भिंडी है, कहाँ गाजर है, और सबको अलग अलग करके बनाएंगे, ढंग से बनाएंगे तो विकसित रहेगा। मोहन 2G में चलता है, हाँ यहाँ पे वो 2G जैसा ही चलता है। मैं प्रीलिम्स वाले क्लास में या आप लोगों को मेंस में ही पढ़ाया होगा तकनीकों के बारे में, मोबाइल की पीढ़ियों के बारे में, उसमें बताया था कि किसका कितना स्पीड होना चाहिए। तो कोशिका की जटिलता के आधार पर उन्होंने कैसे बांटा, तो बोला कि कुछ जीव कैसे होते हैं, ऐसे डायग्राम बनाएंगे। उन्होंने बोला कि कुछ जीव होते हैं प्रोकैरियोटिक, और अब तो आपको बात बेसिक लेवल पे समझ में आ रही है कि प्रोकैरियोटिक क्या है। तो कुछ जीव होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की जटिलता के आधार पर, तो कुछ होते हैं यूकैरियोटिक, कुछ होते हैं यूकैरियोटिक। आगे देखो ये बेसिक्स आ जाएगा ना समझ में, तो कृषि में इनका उपयोग, खाद्य पदार्थों में उपयोग, 10-10 मिनट लगेंगे एक एक पर, समय नहीं लगना है उसमें हमको PhD नहीं करनी है, बेसिक्स आ जाना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि जो प्रोकैरियोटिक हैं, उन्होंने ये बताया कि भाई जो प्रोकैरियोटिक हैं इसमें क्या आता है, मोनेरा आता है। प्रोकैरियोटिक में मोनेरा आता है। तो प्रोकैरियोटिक में हमने मोनेरा जगत को शामिल कर लिया। अभी बताया मैं कि मोनेरा जगत में सिंगल कोई ऐसा नहीं होगा जो यूकैरियोटिक वाला होगा, सारे मोनेरा जगत वाले प्रोकैरियोटिक होंगे। उसके बाद यूकैरियोटिक को बोले कि भैया यूकैरियोटिक तो 2 प्रकार के बन सकते हैं। तो आधार क्या दे दिया उन्होंने बोला कि कॉम्प्लेक्सिटी, शरीर के बनावट की जटिलता के आधार पर, शरीर के बनावट की जटिलता के आधार पर, जटिलता ये कोशिका की जटिलता और बनावट की जटिलता के आधार पर, अभी समझ में जाएगा आपको। अगर एक कोशिका से बन गया है तो यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय हो जाते हैं, है तो यूकैरियोटिक कोशिका लेकिन एक ही कोशिका से बन रहे हैं, तो एक कोशिकीय जीव बन जाएंगे। और एक कोशिकीय जीव में आएगा प्रोटिस्टा। देखो छोटे प्रीलिम्स के लिए भी चीज़ें तैयार हो रही हैं, मूलभूत विज्ञान के सिद्धांत जो हैं। और दूसरा क्या होगा, बहुकोशिकीय। बहु अलग मत लिख देना नहीं तो तकलीफ हो जाएगी। बहुकोशिकीय, अवस्थी जी ध्यान देना, आप हिंदी गड़बड़ कर देते हो, बहु अलग नहीं, बहुकोशिकीय। यहाँ तो प्रोटिस्टा हमको समझ में आ गया, लेकिन बहुकोशिकीय भी कई प्रकार के हैं। तो बहुकोशिकीय कैसे, पोषण के आधार पर। पोषण मैंने आपको समझाया था कि पोषण क्या है, पोषक तत्वों को शरीर में लेने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पोषण। अब कई प्रकार के स्वपोषण हैं, परपोषण हैं, मृत वाला पोषण है, कुछ लोग रसायन छिड़क के पोषण लेते हैं, एलिलोपैथी के बारे में बताया था आपको। तो एक क्या हो जाएगा, पोषण के आधार पर। इन्होंने बोला कि बहुकोशिकीय कई प्रकार के हो जाएंगे पोषण के आधार पर। और पोषण के आधार पर उन्होंने 2 बताया। एक बताया स्वपोषी, स्वपोषी, और स्वपोषी में उन्होंने बोला कि भैया स्वपोषी में क्या आता है, प्लांटी आता है। सबको पता है कि पेड़ पौधे प्रकाश और खनिज, लवण और जल की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है। तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है, या फिर बोल सकते हो कि सौर ऊर्जा जो होती है रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो स्वपोषी, प्लांटी, और फिर दूसरा होता है विषमपोषी। देखो छोटे में हम बात को समझ ले रहे हैं। विषमपोषी, विषमपोषी को बोल सकते हो क्या, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। इंग्लिश में अगर बोलना है तो ऑटोट्रॉफ्स, इन्वायरमेंट में भी पढ़ोगे।
ऑटोट्रॉप्स, इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स। तो प्लांटी इसमें तो आ गया, स्वपोषी में प्लांटी जगत आ गया। कौन है? हर्षवर्धन। क्यों भैया, क्या हो गया? केवल हैंड रेज करोगे, बुलाओगे भी, बताओगे भी? कोई समस्या हो तो आपके तरफ से होगी नेट में। कल से आज वो जो थोड़ा लेट हो गए हैं ना क्लास में, कल से टाइम पे रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। प्लांटी वर्ग देखो, 3 वर्ग इसमें आ गए, मोनेरा आ गया, प्रोटिस्टा आ गया, प्लांटी आ गया। और विषम पोषी में 2 हैं। विषम पोषी में 2 हैं। और विषम पोषी में 2 कौन कौन से हैं? तो एक है जो आवाज लय हुआ था ज़्यादा। अच्छा, आवाज़ अब ठीक होगी, थोड़ा सा जगह बदल लो। ठीक है, बताओ तुम लोग, पहले कंफर्म करो, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंफर्म करोगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो भोजपुरी का गाना नहीं याद करना है। भोजपुरी में एक गाना है ना, हर बात में बोलता है ठीक है, सुने हो? खेसारी लाल यादव का एक गाना है, हर बात में ठीक है बोलता है, पता नहीं कितना ठीक है। कई बार तो बोलने में दिक्कत होती है कि ठीक है बोलूँगा तो तुम लोग वही ना समझ लो। हर बात में बोलता है ठीक है। सुनना, अभी क्लास खत्म हो जाएगा तो सुनना, भोजपुरी गाना ठीक है, बहुत खतरनाक गाना है। तो विषम पोषी में क्या है? विषम पोषी अपना खाना कैसे क्या करते हैं? दूसरों से प्राप्त करते हैं। अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। ये सब तो अपना भोजन कौन है? कुछ समझ नहीं आ रहा? ठीक है, तो फिर आसपास थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ, बस 5 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं क्लास को। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और ये अपना भोजन दूसरों पर निर्भर करते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। एब्जॉर्प्शन करता है ये PTION, जो अवशोषण करके खाना लेता है, मुंह से नहीं खाता है। अवशोषण करके अवशोषित करता है शरीर से, मुंह से नहीं खाता है। और ऐसा ही एक है जिसको हम लोग कवक बोलते हैं। कवक, फंजाई, फंगी या फंजाई, दिख ही नहीं रहा है। और किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, पहले इससे समझ में आए ना। जैसे एक का किसी का मोबाइल में अगर दिक्कत जा रही है तो फिर हम दूसरे के सबके लिए क्यों रोकें? और किसी को कोई दिक्कत? मी टू जी है। ठीक है, एक बार कट करके फिर से लगा देता हूँ, एक बार फिर से जोड़ता हूँ, क्योंकि 5 मिनट का समय है। 5 मिनट में इसको ख़त्म कर लेंगे, तो अभी कट करके लगा रहा हूँ। अब बोलो, अब ठीक है? सुनो, यहां पे जो ये विषम पोषी होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, अपना भोजन दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और ये अपना भोजन खुद बनाते हैं पोषण के आधार पर। तो और हेटेरोट्रॉप्स होता है, उसमें एक ऑब्जर्प्शन करता है, अवशोषण करके, उसको खाना नहीं है, मुंह नहीं है उसके पास, अंदर नहीं मुंह से लेता है। वो क्या करता है? अपने शरीर, जो भी उसका शरीर है, उससे जो भी खाद्य पदार्थ उनको जरूरत पड़ेगा, पोषक तत्व, उनको अवशोषित करता है। तो अवशोषित करने वाली चीजों का नाम क्या है? कवक। ठीक है। और दूसरा होता है इंजेशन,
जो अंतर्ग्रहण करता है, इंजेक्शन नहीं, अंतर्ग्रहण, जो क्या करता है, भोजन को अंतर्ग्रहित करता है, इंजेशन बोलते हैं, इंजेक्शन नहीं, इंजेशन वाले जीव जो भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, अवशोषण नहीं करते हैं। जो अवशोषण करते हैं वो सारे क्या हैं, सॉरी, जो अंतर्ग्रहण करते हैं वो एनिमेलिया है, एनिमेलिया है, हम लोग हैं। कोई ऐसा है जो अपने शरीर से अवशोषित कर लेता है पोषक तत्वों को? अगर कोई इस टाइप का बहादुर हो तो बताए, मेरे पास उसके लिए कुछ स्पेशल है, बताइए। हर्षवर्धन बोलो, है क्या? सृष्टि, पता नहीं चला क्या पूछे थे। मैं ये पूछ रहा हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति है आप लोगों में जो अपने पोषक तत्वों को, भोजन को अवशोषित करता है शरीर से, खाता नहीं है, अंतर्ग्रहण नहीं करता है। देखो, अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन में क्या बोला हूं कि शरीर में अंदर ले जाएगा, अंतर्ग्रहण करेगा। हम लोग उसमें आएंगे एनिमेलिया में, मानव भी आएगा, पशु भी आएंगे, जो भी अंतर्ग्रहण करता है। तो आप लोगों में से कोई है? नहीं। अब ये क्या पूछ रहे हो स्पेशल क्या है? अब वो स्पेशल कुछ भी हो सकता है, कुछ शब्द हो सकते हैं स्पेशल, कुछ प्राइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अवस्थी जी हैं लेकिन उनको मैं देना नहीं चाहता हूं। चलो टॉपिक पे आओ, एक बार फिर से सुनो। कोशिका की जटिलता के आधार पर प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव में मोनेरा जगत आता है। यूकैरियोटिक जीव, शरीर की बनावट क्या एक कोशिकी है, एक कोशिकी है, भले ही यूकैरियोटिक है तो प्रोटिस्टा कहलाएंगे। प्रोटिस्टा क्या है देखेंगे। बहुकोशिकी में पोषण के आधार पर दो होते हैं, स्वपोषी, अपना खाना खुद बना लेते हैं, प्लांटी सारे इसमें आते हैं। विषमपोषी, हेटेरोट्रॉप्स, अपना भोजन दूसरों से लेते हैं, इसमें दो होते हैं। एक होता है जो भोजन को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, कवक या फंजाई, और अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन जो करते हैं वो आते हैं किसमें, एनिमेलिया में। ठीक है, तो इतनी बातें आज की क्लास में हम लोग रखेंगे। देखो, हम पढ़ रहे थे सूक्ष्म जीव। मैं चाहता तो अभी ये 2 क्लास में आपका पूरा ये चैप्टर ही खत्म कर दिया होता। सूक्ष्म जीव के बारे में लिखवा देता थोड़ा बहुत कि जैसे सूक्ष्म जीव क्या है, क्या लाभ, क्या हानि, और जैविक कृषि क्लास में करा दिया होता, हो गया होता। लेकिन फिर आपको याद ही नहीं रहेगा लंबे समय तक। फिर ढूंढेंगे कोई कोचिंग की, कोई और कोचिंग मिल जाए, जैसे ही नई कोई कोचिंग खुलेगी पहुंच जाएंगे, और पूरी ज़िंदगी इसी में कटेगी। एक बार पढ़ो, ढंग से पढ़ो। तो आगे हम सूक्ष्म जीव के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमको इन सब के बारे में तो आगे पढ़ना ही है दूसरे पॉइंट में। जैसे मोनेरा है ना, मोनेरा में एग्जाम्पल के लिए देखोगे क्या क्या आता है, तुम लोग सुने होंगे। मोनेरा में आता है एक आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे, सबसे पहले बैक्टीरिया का आद्य रूप है ये, बैक्टीरिया का आद्य रूप है। वैसे तो बैक्टीरिया इधर भी आते हैं, एक कोशिकी में भी आ जाते हैं, यूकैरियोटिक में। तो आर्की बैक्टीरिया, दूसरा एक और तुम लोग नाम सुने होंगे, इसमें बहुत से जीवाणु भी आते हैं इसी में, मोनेरा में, और यही सब तो हमारे काम के हैं। एक साइनोबैक्टीरिया का नाम सुने होंगे। साइनोबैक्टीरिया का कोई निक नेम बताएगा? साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम काफ़ी प्रचलित है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का एक नाम बहुत प्रचलित है, नील हरित शैवाल। इसी को ग्रीन ब्लू एल्गी बोलते हैं, नील हरित शैवाल भी बोलते हैं इसी को। देखेंगे ये सब हमारे काम के हैं। आजकल देख रहे हो बाबा रामदेव शैवाल से ग्रीन ब्लू एल्गी जैसे चीज़ों से क्या कर रहे हैं, एक दवाई बना रहे हैं, उसका खूब लोग खा रहे हैं जिम जाने वाले। कोई बताएगा उसका नाम क्या है? उसका नाम मैं भी भूल रहा हूँ। बाबा रामदेव उसको बना रहे हैं, उसमें बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, और ऐसा ही बात है, प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन अगर वो गलत तरीके से, सही तरीके से प्रसंस्कृत नहीं हुआ रहेगा तो आपको पाचन संस्थान बेकार कर देगा। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, याद करना, देखना तुम लोग। बाबा रामदेव भी बेच रहे हैं इसका प्रोटीन बेचकर। आगे इसमें एक और चीज़ आता है, कवक भी आता है। अब आप लोग बोलेंगे कि कवक कहाँ से आ गया? तो कवक हम लोग
यहाँ बहुकोशिकी जो है उसमें कुछ कवक यहाँ भी होते हैं, लेकिन मोनेरा में भी कवक आते हैं, तो ये हम देखेंगे। इनको तो डिटेलिंग करेंगे, यहाँ से आपको टेंशन अभी नहीं लेना है। अगली क्लास में हम लोग जीवाणुओं के बारे में और बात करेंगे और फिर अलग अलग जगहों पे इनका उपयोग देखेंगे। तो अगले क्लास में मुख्य रूप से अलग अलग उपयोग ही आएंगे जो पहले क्लास में बताया हूँ। आज की क्लास यहीं रोकेंगे हम लोग, आज की क्लास आगे नहीं हो पाएगी क्योंकि नेक्स्ट क्लास का समय हो गया है। मिलते हैं हम लोग 5 बजे के ऑफलाइन क्लास में। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात, हाँ, तो इतनी बात आ गई तो अपन इसके आगे कल देखते हैं, कल की क्लास में। और कल हम लोग इसके उपयोगों में घुसने लगेंगे कि कौन से जीवाणु किस काम में हमारे आते हैं, कौन कृषि में काम आ जाएंगे, कौन घरेलू उत्पाद में आ जाएंगे, कौन औद्योगिक उत्पादन में आ जाएंगे, कौन दारू बनाने के काम आ जाएंगे। तो आप लोग दारू घर ही बना के पीजिएगा, मत बेचिएगा। कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि अरे ये तो बड़ा मज़ा वाला बात है कि घर पे ही बना लेंगे। घर पे बनाओ, बेचना है, पीना नहीं है। चलो मिलते हैं शाम को। थैंक यू। पिक भेज दीजिएगा, ठीक है, पिक भेज दूंगा। ओके, ठीक है, रुकता हूँ।